आज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला या मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला जो है, उसके ऊपर ये तमगा लगा दिया गया है कि वो एंटी नेशनल है। परवेश वर्मा ने जो कुछ कहा उसके ऊपर क्यों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ का सुमोटो एक्शन नहीं लेता? ये जिम्मेदारी एक आम नागरिक की नहीं है कि ये रोके, ये जिम्मेदारी सरकारों की होती है या पूरी न्याय प्रणाली की होती है कि इस तरह की जो नफ़रत फैलाई जा रही है उसको रोका जाए। दंगों का या वायलेंस का या नफ़रत फैलाने का पहला कदम हेट स्पीच होता है, और वो लगा अब जो मुल्क का माहौल है उसमें मुसलमान को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया गया है जिसको मारना एक बहुत आम चीज़ हो गई है, जिसको बदनाम करना एक आम चीज़ हो गई। आपने ये बात नॉर्मलाइज कर दी है कि मुसलमान जो भी हो, औरत हो मर्द हो, वो एक क्रिमिनल ही है और उस पर जो कुछ भी हो रहा है वो जायज़ है, उसको होने दो। जो सरकार बैठी है वो खुद उनके साथ है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार नारे लगे थे जिनके बाद माहौल बिगड़ गया था, और उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि एक बार बुराड़ी में मैदान में एक हेट स्पीच का मामला सामने आया था। उसके बाद भी माहौल में काफ़ी तनाव देखने को मिला था। कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस ने थोड़े कदम भी आगे बढ़ाए थे, हालांकि कोई पुख्ता तौर पर कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के नेता ने दिलशाद गार्डन के दिल्ली के इलाके में एक ऐसी हेट स्पीच दी है कि जिसको लेकर माहौल तो थोड़ा सा गरमाया है, लेकिन कार्रवाई को लेकर कोई खबर सामने अभी तक नहीं आई है। मुसलमानों के खिलाफ ये हेट स्पीच दी गई है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की इसमें बात कही गई है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनहद की बानी शबनम हाशमी। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि हेट स्पीच का जो ये पूरा मामला है, और इस वक्त देखा जाए तो हेट स्पीच का ट्रेंड चल रहा है, जिसको देखिए वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए जो चाहे कह देता है, और वो कहना इसलिए उनको पड़ जाता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसकी वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए, जब से ख़ास तौर से ये सरकार आई है तब से जो पूरी राजनीति है वो नफ़रत के ऊपर ही टिकी हुई है। जो कुछ वादे करके आए थे उनमें से तो कुछ ज़मीन पे उतार नहीं पाए, चाहे वो नौकरियों का हो या और डेवलपमेंट का हो। आप देख रहे हैं कि रुपया गिरता जा रहा है, इकॉनमी के बुरे हाल हैं। हम हंगर इंडेक्स में हम 103 नंबर पे पहुंच चुके। तो लोगों को किसी ना किसी चीज़ में बहकाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदू मुसलमानों को ख़ास तौर से या क्रिश्चियंस के आपस में लड़वाते रहा जाए। और जो पूरी इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है वो इसी पे टिकी है कि एक बड़ा दुश्मन जो है मुसलमान के रूप में वो यहाँ के हमारे पूरे देश के हिंदुओं को दिखाया जा रहा है कि आपकी जितनी भी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं वो इन मुसलमानों की वजह से हैं। ये बिल्कुल वही तरीका है जो जर्मनी में हिटलर ने, गोबल्स ने किया। उनका बाकायदा प्रोपेगेंडा होता था और उसमें ये कहा जाता था कि एक झूठ को 100 बार बोलें तो वो सच हो जाता है। तो उसी की तर्ज पे यहाँ पे लगातार ये हमले हो रहे हैं, और हेट स्पीच जो है वो इसका एक पहला कदम होता है। दंगों का या वायलेंस का या नफ़रत फैलाने का पहला कदम हेट स्पीच होता है, और वो लगातार ये सरकार ना सिर्फ ये कि खुद कर रही है, इसके जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड एमपीज़ हैं या एमएलएज़ हैं या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बल्कि जो और भी अगर नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी होता है तो उनको पूरा संरक्षण दिया जाता है। मतलब किसी तरह का उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब कार्रवाई नहीं होती तो जाहिर है कि इम्प्यूनिटी जो है वो बढ़ती जाती है, और वही हम देख रहे हैं। ये परवेश वर्मा की जो लेटेस्ट स्पीच है जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक बायकॉट करें मुसलमानों का, उनके दुकानों से कुछ ना ख़रीदें, उन्हें रेडी ना लगाने दें, उन्हें काम ना करने दें। तो एक तरफ से तो नफ़रत लोगों के दिमागों में बढ़ती चली जाए, और दूसरी तरफ इकोनॉमिकली बिल्कुल एक कम्युनिटी को ख़त्म करते हैं, जो हमने हर दंगे में देखा है। गुजरात में जिस तरह से अटैक हुए थे, जितनी भी बड़ी छोटी बिजनेसेस थी मुसलमानों की, उनको तहस नहस कर दिया गया था। वही मुजफ्फरनगर में देखा, और जहाँ जहाँ भी धूले का दंगा देख लें तो हर जगह दिल्ली में भी वही हुआ। और दिल्ली के दंगे से पहले तो क्या क्या नफ़रत भरे भाषण दिए गए
इन सबके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि अब जो मुल्क का माहौल है उसमें मुसलमान को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया गया है जिसको मारना एक बहुत आम चीज़ हो गई है, जिसको बदनाम करना एक आम चीज़ हो गई है। चाहे आप लिंचिंग्स के ही केसेस देख लें कि भीड़ आती है, और लिंचिंग के बीच ऐसा नहीं है कि रुके हैं, वो भी लगातार केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइज करना। आप एक चीज़ को किसी भी अपराध को इतनी बार करें कि लोग उस पर फिर रिएक्ट करना बंद कर दें, क्योंकि अगर दिन में 10 जगह हेट स्पीच दी जा रही है या 10 जगह औरतों के ऊपर हमला हो रहा है, तो आप कोई भी जो आवाज़ उठाना भी चाहता है कितनी बार और कितनी जगह उठा सकता है। तो क्या यही चीज़ देखने को मिली है इस बार जब हेट स्पीच का ये मामला बार बार दोहराया गया, तो अब लोगों ने बंद कर दिया बोलना? खुद मुसलमान भी अपने लिए नहीं बोल रहे हैं कि अगर हेट स्पीच दी गई है तो ठीक है, अब तो ये आम सी बात हो गई। ये आम ही बात हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि उस तरह के रिएक्शन भी आने कम हो गए हैं। देखिए, आप जिस मुल्क में एक ऐसी महिला जिसके साथ गैंगरेप हुआ हो, उसने लड़ाई लड़ी हो सालों, कन्विक्शन हुआ हो उसके रेपिस्ट का, उन रेपिस्ट को आप छोड़ दें और वो भी आज़ादी के दिन 15 अगस्त के दिन आप उनको रिहा कर दें, और उसके ऊपर पूरे देश में लोग सड़कों पे ना उतरे। ऐसा नहीं है कि नहीं उतरे, लेकिन अगर आप निर्भया के कांड से उसको कंपेयर करें तो आपको दिखाई देगा कि जो रिएक्शन बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने पे ऊपर हुआ वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा था, और वही सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी तरफ से था। जिस तरह से एक पूरा मुल्क में इस पे हंगामा होना चाहिए था, और ना होने की वजह वही है क्योंकि आपने ये बात नॉर्मलाइज कर दी है कि मुसलमान जो भी हो, औरत हो मर्द हो, वो एक क्रिमिनल ही है, और उस पर जो कुछ भी हो रहा है वो जायज़ है, उसको होने दो। उसके ऊपर कोई सुमोटो एक्शन भी नहीं होता। परवेश वर्मा ने जो कुछ कहा उसके ऊपर क्यों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ का सुमोटो एक्शन नहीं लेता? ये जिम्मेदारी एक आम नागरिक की नहीं है कि ये रोके, ये जिम्मेदारी सरकारों की होती है या पूरी न्याय प्रणाली की होती है कि इस तरह की जो नफ़रत फैलाई जा रही है उसको रोका जाए। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ आपसे कि जब ये हेट स्पीच दी जाती हैं, ये बयान दिए जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बयान हैं, इनका ज़मीन पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। मुसलमानों के भी कुछ रहनुमा हैं जो इस बात को कहते नज़र आते हैं कि भाई ये सिर्फ बयान है, मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनका कोई असर इक्का दुक्का कहीं अगर मिले तो मिले, लेकिन इन बयानों का कोई असर ज़मीन पर नहीं मिलेगा। आप ज़मीनी हकीकत जानती हैं, आप जगह जगह जाती हैं, मुझे ये बताइए क्या इन बयानों का जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिए जाते हैं ज़मीन पर असर नज़र आता है, या फिर हवाई बातें हैं, इनका कोई असर नहीं होता, लोग इनका नोटिस नहीं लेते? नहीं, बहुत गहरा असर होता है। और ये जो पूरा नफ़रत की जो आंधी चल रही है पिछले, वैसे तो कहिए कि जब अडवाणी रथ यात्रा लेके निकले थे तब से ज़्यादा बुलंद हो गई ये आवाज़ें, और तब से लेके बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन तक और उसके बाद तक, उसके बाद से ये जो ताकतें हैं ये कभी रिट्रीट, कभी पीछे नहीं हटी हैं, ये सिर्फ आगे ही बढ़ रही हैं। और हर दिन और हर साल जो नफ़रतें हैं वो लोगों के दिमागों में और दिलों में घर करती जा रही हैं। अगर आप आज से 20 साल पहले का हिंदुस्तान देखें तो उसमें इतनी नफ़रत नहीं थी। आज से 10 साल पहले का भी आप अगर हिंदुस्तान देखें तो उस वक्त भी आप जनता, जो आम जनता जो है, उसके दिमागों में इतनी नफ़रतें नहीं थी। आज जितनी नफ़रत मुसलमानों से, मुसलमानों के लिए इस मुल्क में है, या क्रिश्चियंस के लिए ये बात कि वो कन्वर्ट करते हैं, जो पूरा धर्म परिवर्तन कराते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। आज आप जाके सड़क पे 10 लोगों से पूछिए तो उसमें शायद 8 आपसे ये कहेंगे कि ये सही है। और उसकी वजह ये है कि लगातार ये नफ़रत जो है वो फैलाई जा रही है, और सोशल मीडिया और बाकी जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, जिनका काम ही ये है कि जो बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा है उसको लोगों तक पहुंचाए और लोगों को उस पर यकीन करने के लिए आमादा करे। तो हालात तो बहुत बदल गए हैं। आज जितना मुसलमान अनसेफ फील कर रहा है अपने आप को, भले ही वो मुसलमानों की बस्तियों में, घेटोज़ में रहता हो, तब भी एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग मुसलमानों के अंदर है। या जो इस मुल्क के ऐसे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं, उनके ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं,
उनके ऊपर लगातार सिर्फ हमले नहीं हो रहे, केसेस हो रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। 2-2, 3-3 साल लोग जेलों में पड़े हुए हैं बगैर किसी सुनवाई के, और पूरा वो एक नरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि ये सब लोग एंटी नेशनल हैं। आज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला या मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला जो है, उसके ऊपर ये तमगा लगा दिया गया है कि वो एंटी नेशनल है, देशद्रोह है। जबकि एक लोकतंत्र में आप जब तक सरकार के खिलाफ वो जो गलत कर रही है आप आवाज़ नहीं उठाएं तो आपका लोकतंत्र मजबूत रह ही नहीं सकता। लेकिन कुछ कोशिशें मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ हैं उनकी तरफ से की जा रही हैं। मुस्लिम तंजीमों के जो रहनुमा हैं वो मोहन भागवत से जाकर मिलते हैं। मोहन भागवत ख़ुद इमाम उमैर इलियासी के पास आते हैं, फिर वो मदरसे में भी जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद मोहन भागवत एक स्पीच देते हैं, उसमें कहते हैं कि हम लोगों का मिलना जुलना पहले से चलता चला आ रहा है, नफ़रती जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो मोहन भागवत भी एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, अगर माना जाए, मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मिलकर। आप इसको कैसे समझती हैं? देखिए, या तो ये जो 5 मुस्लिम रहनुमा हैं जो अपने को रहनुमा कह रहे हैं, और छठे वो जिनसे मिलने गए, जो मिलने गए, या तो ये सब के सब बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। अच्छा। या तो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं, और या ये पूरी तरह अपॉर्चुनिस्ट हैं। अगर इस मुल्क में जो भी रहता है उसको आरएसएस की राजनीति नहीं पता, उसको आरएसएस क्या इस देश के साथ करना चाहता है वो अगर उसको नहीं पता, वो इतना बेवकूफ़ है कि वो उसे नहीं मालूम कि आरएसएस पिछले ऑलमोस्ट 100 साल से, अब उनके 100 साल हो जाएंगे, 1925 में आरएसएस बनी थी, अब 2025 आने वाला है, किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश को, एक ऐसा मुल्क जो बहुत डाइवर्स है, जो जहाँ पे लोग मिलजुल के रहते थे, हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है जो साझी है, उसको किस तरह आरएसएस ने बर्बाद किया है। उसने किस तरह से बिल्कुल एक हिटलर की जो फैशिस्ट राजनीति है उसके तहत चल के इस मुल्क में नफ़रत के बीज बोए हैं, किस तरह से उसने दंगे करवाए हैं, किस तरह पूरी नफ़रत घोली है लोगों के दिमागों में और दिलों में, और किस तरह हर एक लोकतांत्रिक ढांचे को ख़त्म करके वो इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। और एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जहाँ पे दलितों की भी जगह नहीं है, जहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ पे आदिवासियों के लिए, औरतों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो ये नहीं जानते तो मैं उनको बहुत बड़ा बेवकूफ़ कहूँगी। और ये जानते बूझते उनको ये लग रहा है कि हम जाके मोहन भागवत से गले मिल लेंगे तो उससे हालात बदल जाएंगे, तो क्या कह सकती हूँ मैं उनको नाइव समझाने गए थे वो तो। मोहन भागवत को कौन समझा सकता है? आपको लगता है कि आप ये बताइए कि आरएसएस वाला कल यहाँ पे मेरे पास आ जाए और मुझे ये कहे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप हमारे साथ दीजिए। मेरी जो अपनी राजनीति है वो राजनीति जो एक ऐसे मुल्क में यकीन रखती है जहाँ पे सबकी बराबरी हो, जहाँ सबकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ सबको बराबरी का अधिकार मिले, जो हमारे संविधान में है। क्या कोई आरएसएस वाला मेरा दिमाग बदल सकता है? या कोई कट्टर मुसलमान यहाँ आ जाए और ये कहे कि आप जो सारी चीज़ों पे आप जो आवाज़ें उठाती हैं, मेरे पास एक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनके एक हरकारे भेजे गए थे। अच्छा। जब मैं अपनी बेटी का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी, सब जानते हैं मैंने बेटी गोद ली थी 27 साल पहले, उसका मैं केस लड़ रही थी। वो मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने कहा कि आप ये केस वापस ले लीजिए, आप नहीं लेंगी तो आपके ख़िलाफ़ 100 मौलवी तैयार बैठे हैं फतवा लाने को। आप ये बताइए कि वो आके क्या मेरा दिमाग बदल पाए? मैं एक माहौल में पली बढ़ी हुई हूँ, मुझे बचपन से हमारा जो संविधान है, हमारी जो पूरी विरासत है, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम की जो विरासत है, उसमें मैं पली बढ़ी हूँ। आज कोई आके, चाहे वो संघी हो या वो कोई मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हो या वैसी बहुत जिसे कहते हैं कि संकीर्ण सोच रखने वाला, दकियानूसी सोच रखने वाला, वो मेरा दिमाग नहीं बदल सकता। तो इनको क्यों लगता है कि ये जाके मोहन भागवत का दिमाग बदल देंगे और पूरा जो आरएसएस का प्लान है उसको ये 5 लोग जाके बदल देंगे? ये सिर्फ अपॉर्चुनिज्म है, शेयर अपॉर्चुनिज्म, और कुछ भी नहीं है। तो आखिरी में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब देखा गया ये स्पीच दी गई उसके बाद 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहला वो कि सर तन से जुदा का जो नारा लगाते हैं एक तबका वो है,
और दूसरा तबका यह है जो लगातार मुसलमानों को काटने और मारने की बात करता है। लेकिन दोनों पर कार्रवाई में फ़र्क देखा जाता है। एक तरफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती और दूसरी तरफ यूएपीए का कानून लगा दिया जाता है और उनको जेलों में डाल दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जल्दी से जवाब। कार्रवाई दोनों पे ही होनी चाहिए। जो भी ऐसे राजनीतिक संस्थाएं हैं जो इस मुल्क की लोकतंत्र पे हमला कर रही हैं, सेकुलरिज्म पे हमला कर रही हैं, उन दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि एक जो सरकार बैठी है वो खुद उनके साथ है, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो कार्रवाई दोनों तरफ नहीं हो रही। कहीं कहीं बहुत अच्छे जज बैठे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में, वो अगर कोई फ़ैसला लाते भी हैं तो उसको बदलने की कोशिश होती है। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ ख़त्म हो गया, अभी भी लोग लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस मुल्क को बचाने के लिए आखिरी दम तक लोग लड़ते रहेंगे। ठीक, शुक्रिया शबनम हाशमी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अनहद की बानी शबनम हाशमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। दो चीज़ें साफ तौर पर निकल कर सामने आई हैं। पहली वो कि जो नारा लगाया जाता है गुस्ताख़ नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरासर गलत है। इसकी पूरे तौर पर मजम्मत होनी चाहिए, खंडन करना चाहिए। और दूसरी बात, जो मुसलमानों को काटने मारने की बात की जाती है दूसरे तबके की तरफ से, लेकिन दोनों की कार्रवाई में फ़र्क क्यों है? एक तरफ यूएपीए का कानून लगा दिया जाता है और सालों के लिए जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आज़ाद घूमते हुए लोग नज़र आते हैं। तो इसी पर बड़ा सवाल है कि उन लोगों पर कब कार्रवाई होगी कि जिन्होंने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया और मॉब लिंचिंग के अनेकों वाक़यात उन लोगों के ज़रिए सामने आए।